मुझसे अजीब तरीके की बातें करने लगा, इनडिसेंट बातें करने लगा। मैं जैसे उठ के जा रही थी, फिर मुझे रोक के इनडिसेंट बातें, इनडिसेंट हरकतें करने लगा। उसके बाद मैं वहाँ पे थोड़ा मैंने चिल्लाया और मैंने कहा कि मुझे ऐसे दरवाजे से धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे ऐसे ऐसे पीठ से ड्रैग करके घसीट के थोड़ा पुश करके मेरे रूम में ले गया और वहाँ पे देवासी ने जो हरकत की, जिसको अमर्यादित हरकत कहा जा सकता है, वो कब की और क्यों की? पहले तो जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि वो नॉर्मल बातें करता था बैंकिंग वगैरह की, कि मैडम मेरा पोर्टफोलियो बना दो, मैं कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। फिर उसके बाद जैसे इसने मुझे एक बार फ़ोन किया कि आप मुझे मिलो, मैं यहाँ ओबेरॉय होटल में ठहरा हुआ हूँ। तो मैंने कहा आप घर आ जाएं, तो बोला नहीं मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, तो आप यहीं आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। तो उसके बाद मैं वहाँ गई, तो वहाँ जैसे मैं लॉबी में बैठी थी, तो मैंने कहा आप आ जाइए नीचे, यहीं कॉफ़ी पी के जो मैं आपका डिज़ाइन कर देती हूँ पोर्टफोलियो। तो बोला नहीं नहीं मैडम आप ऊपर आ जाओ, मुझे लेट हो रहा है और मैं थोड़ा टाइम आपके साथ समझ के और फिर मुझे कोई प्रोग्राम में जाना है, मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। और हमेशा ये मुझे बोलता था कि आप और हम एक ही परिवार हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये हमको ऐसे परिवार समझ रहा है, एक एक्स एमएलए रहा हुआ है, सो ही मस्ट बी लाइक अ डिसेंट पर्सन। तो मैं गई, तो उसके बाद 15-20 मिनट आधा घंटा ऑफिशियल बातें करी नहीं, मैंने। आप कहाँ गए? पहले आप कह रहे हैं रिसेप्शन पे थे। हाँ फिर रूम में रिसेप्शन ओबेरॉय रिसेप्शन होटल से में, हाँ आपने इंटरकॉम पे अंदर मैसेज भिजवाया। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इंटरकॉम से होटल पहुंचने से लगाकर शुरू करें, कैसे हुआ ये पूरा? जो हाँ जैसे कौन मैं, से सन की बात है ये? हाँ ये है 2013 की बात। मैंने लॉबी से मोबाइल से फ़ोन किया और मैंने कहा आप आ जाएं, मैं आ गई हूँ नीचे। तो बोला नहीं नहीं आप ऊपर आ जाओ। तो मैंने कहा नीचे आइए, हम कॉफ़ी यहीं मंगा के करते हैं, मुझे भी जाना है। उस टाइम मेरा बेटा भी छोटा था, 6-7 साल का था। तो बोला नहीं नहीं आप ऊपर ही आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। फिर वहाँ बैठ के हमने बात की। मैंने पूरा लिख के दिया कि इतना इस फंड में डालना, इतना इस म्यूचुअल फंड में डालना, जो भी है। उसके बाद मुझसे अजीब तरीके की बातें करने लगा, इनडिसेंट बातें करने लगा। और मैं जैसे उठ के जा रही थी, फिर मुझे रोक के इनडिसेंट बातें, इनडिसेंट हरकतें करने लगा। उसके बाद मैं वहाँ पे थोड़ा मैंने चिल्लाया और मैंने कहा कि स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, और फिर मैं वहाँ से निकल गई। उसके बाद मैंने बात करना लगभग बंद कर दिया। फिर काफ़ी फ़ोन करके मुझे अपोलोजाइज़ भी किया, सॉरी सॉरी भी कहा। उसके बाद सन 2014 में एक दिन, देख होली के कुछ दिनों के बाद की बात है ये, मैं और मेरा बेटा थे माउंट आबू में। मैं हर सीज़न में बेसिकली उस टाइम पे माउंट आबू आया करती थी, और जैसे सीज़न के बाद मैं चली जाती थी माउंट से, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल हुआ करते थे। तो उस दिन एक दिन मैं घर पे बैठी थी, 8:30 पौने 9 बजे की बात है। जस्ट मेरे बेटे को मैंने सुलाया ही था और मैं कुछ अकाउंट्स चेक कर रही थी। तो उसके तो दरवाज़े पे डोर बेल बजी, और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रतन देवासी खड़ा था। तो मैंने कहा कि भाई क्या है? तो बोला मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा आप कल ऑफ़िस आ जाना, या फ़ोन पे बात कर लो। और तो मुझे ऐसे दरवाजे से धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और मुझे ऐसे ऐसे पीठ से ड्रैग करके घसीट के थोड़ा पुश करके मेरे रूम में ले गया और वहाँ पे अजीब अजीब बातें करने लगा। फिर उसके बाद इंडिसेंट बातें, इंडिसेंट हरकतें, जो मैं अपने बयानों में सब बता चुकी हूँ। इंडिसेंट हरकतें करने लगा, फोर्सफुली जैसे इंडिसेंट हरकतें करते हैं वैसे। तो उस टाइम पे भी मैंने चिल्लाया, तो वो वहाँ से भाग गया। ठीक, उसके आपने बताया कि उसने कुछ धमकी भी दी जाते हाँ समय आपको? हाँ हाँ। तो जाने से पहले उसने एक धमकी दी मुझे, कहा कि तुझे इतना घमंड है, मैं तेरा पूरा घमंड तोड़ूंगा। तू किस तरह यहाँ पे रहती है, किस तरह यहाँ पे तू बिजनेस करती है, और तेरे परिवार वाले किस तरह, तेरे हस्बैंड यहाँ तू और आप बिजनेस करती हो।
वो मैं तुमको दिखा दूँगा। उसके बाद मैंने टोटली बात करना बंद कर दिया। उसके बाद एक एक रिवेंज काइंड ऑफ एपिसोड चालू हो गया। मुझे तंग तंग करने की प्रक्रिया उस दिन से चालू हो गई। 2014 से। हाँ, उसके बाद से हम्म। प्रिसाइज़ली उस एपिसोड के कुछ दिनों बाद से। ठीक है। तो मुझे तंग करने की प्रक्रिया इस तरीके से चालू हो गई कि जैसे मेरे लिए गलत-गलत बातें फैलाना, मेरा चरित्र हनन करना, कोई भी मेरे ऑफ़िस आए, मेरी रेकी करना। और मैंने कई बार देखा भी कि जैसे मैं रोड क्रॉस करती हूँ तो अ, कुछ 2-3 लड़के खड़े होते हैं और मेरे यहाँ कौन आता है, कौन जाता है, मैं कहाँ जाती हूँ, उसकी हर इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुँचती थी। इन्फॉर्मर लगा रखे थे। हाँ, इन्फॉर्मर लगा रखे थे, मेरी रेकी होती थी। 2-3 बार मैं कहीं गई तो मुझे ये भी फ़ील हुआ कि कोई मेरा जैसे एक्टिवा पे पीछा कर रहा हो। और मुझे इसलिए ये पता चलता था क्योंकि ये बाहर जाके बोलता था, अच्छा आज तो मैडम से ये मिलने आया था, आज तो मैडम से वो मिलने आया था, आज ये यहाँ गई थी, ये वहाँ गई थी। मतलब बात एक जैसे मैं कहीं काम से भी जाऊँ तो उस बात में को मसाला जोड़ के एक इंडिसेंट बात करके लोगों को प्रेज़ेंट करता। और जैसे मेरा नाम किसी के साथ भी जोड़ के लिंक करके मुझे डिफेम करना। और चरित्र हनन करना, मेरे बारे में गलत गलत बातें फैलाना, यहाँ तक कि लोगों को ये भी बोला कि मैडम तो पढ़ी लिखी नहीं है। और वो तो बाद में लोगों को धीरे धीरे पता चला दैट व्हाट इज़ माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है इतना तक। हाँ, मेरे डैड जैसे डिफेंस में थे। उसके बाद मेरे डैड बिल्डर फाइनेंस करने लगे डिफेंस छोड़ने के बाद। मेरी मॉम स्कूल प्रिंसिपल थी। मेरी सिस्टर एक बहुत बड़ी रिसर्च डॉक्टर है। तो यहाँ तक लोगों को बोला कि ये तो बेकार परिवार से है, ये तो बीपीटी परिवार से है, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो अनपढ़ है। इतनी मतलब झूठी झूठी बातें फैलाई मेरे लिए। लेकिन क्या है ना, सच छुप नहीं सकता। सो उस टाइम पे मेरा ये प्रॉब्लम था कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। और मैं ज़्यादा टाइम माउंट आबू में नहीं देती थी बिकॉज़ मेरे बेटे का स्कूल हुआ करता था। और मैं ज़्यादा लोगों से जैसे मिलूँ नहीं, बात नहीं करूँ तो लोग इसकी बातों पे ही भरोसा करते थे। तो धीरे-धीरे जैसे मैं आवाज़ उठाने लगी। फिर इसने मेरे पे जातिवाद के भी इन्होंने झूठे-झूठे मुकदमे कराए। जातिवाद मीन्स? मतलब जैसे मेरे यहाँ यहाँ अंदर एक लेडी रहती थी। आपके कहने का मतलब कहीं ये तो नहीं है एसटी एससी एससी, एसटी, एट्रोसिटी हाँ जी, एक्ट? हाँ जी, एट्रोसिटी, उस हाँ, हाँ। उसका कह रहे हैं आप? हाँ, एट्रोसिटी। अच्छा, उसका भी मामला दर्ज करवाया हाँ, आपके वो भी ऊपर? करवाया। एफआईआर कटी? एफआईआर कटी थी। क्या मामला है ये, पूरा बताइए। हाँ, मेरे शांति सदन के अंदर एक लेडी रहती थी, जो काम करती थी। तो उस लेडी को जैसे मैंने बुला के बोला, "भई तुम लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ साफ-सफाई रखना, ये रखना।" तो वो लेडी मेरे से बदतमीज़ी करने लगी थी उस टाइम पे। मैं साफ-सफाई करने के लिए बोलूँ तो मना कर दे। फिर जैसे उसके बच्चे यहाँ दारू पी के तमाशा करते थे शांति सदन में। तो उस लेडी से, वो लेडी के जो रिश्तेदार है वो रतन देवासी के यहाँ काम करते हैं। तो उस लेडी से झूठा-झूठा मुकदमा करवाया कि मैडम ने मुझे जातिवाद की गाली दी। हालाँकि मैं उस टाइम पे उस लेडी की जाति भी नहीं जानती थी, क्योंकि हमारे मुंबई में ये सब जातियाँ नहीं होती हैं, वहाँ तो ये सब पता भी नहीं होता है हमको। तो उस टाइम पे ये जाँच डीवाईएसपी को दी गई थी, एक प्रीति मैम थी, प्रीति कानकनी जी जो डीवाईएसपी थी उस टाइम पे, उनको जाँच दी गई थी और उसमें फिर मुझे एफआर लगी थी। ये करवाया। फिर नगर पालिका से मेरी फ़ाइलें गायब करवाना। 5 सालों तक तो नगर पालिका से मेरी, जैसे मैं रिपेयरिंग के लिए फ़ाइल डालूँ तो फ़ाइल गायब हो जाती। जो भी एसडीएम आता, मैं फ़ाइल माँगने रिपेयरिंग की परमिशन माँगने जाती, तो बोले कि आपकी तो फ़ाइल ही नहीं है हमारे पास। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा, रेकियों का, झूठे मुकदमों का। और तो टारगेट फाइल, करने लग गए वो हाँ, आपको? या बेसिकली मुझे परेशान करने के लिए। फिर होटल पे गुंडे भेजे। अच्छा। हाँ, हमारे होटल पे कब्ज़ा करने के इंटेंशन से, जिसकी भी मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, वो भी पेपर्स में आपको दिखा सकती हूँ। उस टाइम पे भी इसके भाई को पाबंद किया गया था। फिर उसके बाद जब मुझे रिपेयरिंग की परमिशन मिली, फिर उन्होंने क्या किया, ये जो मेरी होटल की जो 14 से 15 फुट जो सेटबैक एरिया है, उसको इन्होंने कवर करना चालू कर दिया। उस पर कब्जा करना शुरू हाँ, कर मेरे खिड़कियों के बाहर इनके कुक को गैस लगा के दे दी। हालांकि रूल के हिसाब से आप किसी की बिल्डिंग के आगे आग नहीं लगा सकते, कल को कोई आग लगती है तो पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो सकता है।
आज भी आप जाके देखेंगे तो हमारी खिड़कियों के बाहर इनके कुक खाना बनाते हैं। और जैसे आप हमारी खिड़कियाँ खोलेंगे, मैं इनफैक्ट चाहती हूँ कि आप वहाँ पे भी चल के वीडियो वीडियो शूट करें। हाँ करेंगे। हाँ, जैसे अब खिड़कियाँ खोलेंगे तो रूमों के अंदर धुआं आता है। हमारी गटर की लाइनें बंद कर दी। हमारे पिलर के ऊपर, जो हमारे हर्ष भवन की बिल्डिंग है, उनके पिलर्स के ऊपर आप चाहें तो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी चेक करवा सकते हैं। हमारे पिलर के ऊपर अवैध छत का निर्माण किया। फिर मुझे जैसे रिपेयरिंग की परमिशन दी तो मुझे रिपेयरिंग करने से रोका। जब मेरे बंदे, मेरे कॉन्ट्रैक्टर और ये काम करते, तब रतन देवासी खुद वहाँ आके बैठता और उनको बोलता ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मतलब वो एरिया हमारी, ज़मीन हमारी, गटर की लाइन्स हमारी, सीवेज के चेम्बर्स हमारे, ये उनको डिक्टेट करता। मैं रहती तो नहीं बोलता। जैसे मैं मुंबई जाती, ये वहाँ कुर्सी लगा के बैठ के, ये भी आता, इसका भाई भी आता, उनको काम करने से रोकते। वो काम आज भी मेरा आधा पड़ा हुआ है, वो काम वहीं पे रुक गया। आज भी हमारी गटर लाइंस ऐसी ही पड़ी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो इनकम्प्लीट काम आपको दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मुझे प्लास्टरिंग करनी थी बिल्डिंग की, तब मैंने इसको फ़ोन भी किया था। मैंने कहा कि तुमने जो अवैध पतरे डाल रखे हैं, हमारी खिड़कियों में पतरे घुसा के रखे हैं, इसको तुम हटाओ। तो कहा कि नहीं, ये तो नहीं हटेंगे। तो मैंने कहा आदमी प्लास्टरिंग कैसे करेगा? तो मुझे कहा कि आपको प्लास्टरिंग की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा 80-100 साल पुरानी बिल्डिंग है, आज दिन तक प्लास्टरिंग नहीं हुई है, तो प्लास्टरिंग की क्या ज़रूरत है? बोलने का क्या मतलब है? तो बोला मुझे आपकी परमिशन चेक करनी पड़ेगी। मैंने कहा आप होते कौन है मेरी परमिशन चेक करने वाले? तो मैंने कहा आदमी प्लास्टरिंग कैसे करेगा? तो बोलते हैं आप है ना आदमी को झूले से लटका दो प्लास्टरिंग करने के लिए। तो इस तरीके की लाइक अजीब अजीब में तरीके से मेरे से बातें करना, बकवास बातें करना, जो बेसिकली एक इलिटरेट करता है या कम पढ़ा लिखा, लेस इंटेलिजेंट आदमी करता है, उस तरीके की बातें करना, उस तरीके के जवाब देखा देना। फिर मैंने पुलिस में भी कंप्लेन की, मैंने सारे प्रशासन में कंप्लेन की, नगर पालिका में, एसडीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस। 4-5 महीने तक मेरी कोई कंप्लेंट्स की कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये अपना राजनीतिक दबाव यूज़ करता, कहीं कहीं से फ़ोन करवा देता। उसके बाद तंग आके मैंने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन लगाई।